Hello everyone. So till now we have done chapter number 26 of M. Lakshmikant, that is Supreme Courts. Now we are beginning with chapter number 27, that is Judicial Review. Okay. अब अगर हम जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो ये ओरिजिन कहाँ से इसका हुआ है, तो बेसिकली ये ओरिजिनेट हुआ है यूएसए से, और वहीं पे एक कहीं ना कहीं जो फाइनल फॉर्म्स है ना, वहीं यूएसए में ही इसने खुद को दिया है. ओके. फर्स्ट टाइम इसे प्रोनाउंस किया गया मार्बरी वर्सेस मेडिसिन्स के केस में, ठीक है, बाय जॉन मार्शल्स, जो कि चीफ जस्टिस थे अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के उस टाइम. ओके. हम अपने अगर इंडिया की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस ने खुद जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की है. ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है जुडिशियल रिव्यू की पावर्स फॉर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. पहली बात. ठीक है. दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है कि ये जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है ये बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस है. दैट मीन्स कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो इसे कर्टेल नहीं कर किसी भी कीमत पे इसे हटा नहीं सकती. ठीक है, बेसिक फीचर कभी नहीं जा सकता. इससे पहले हम बेसिक फीचर का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं. ठीक है, केशवानंद भारती केस में कैसे बेसिक फीचर इवॉल्व हुआ. तो जो बेसिक फीचर की चीज़ें हैं उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट के थ्रू. ठीक है, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ओके. अब देखो मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू की बात करें, ठीक, तो ये कहीं ना कहीं जुडिशरी की पावर है कि वो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू जो कोई लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट है, जैसे कोई पार्लियामेंट अगर लॉ बनाती है या कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पार्लियामेंट पास करती है, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, तो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करती है. यानी कि चाहे कोई लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट हो या कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने दिया हो, जुडिशरी उसको चेक कर सकती है अपने जुडिशियल रिव्यू के पावर का यूज़ करके. ओके. अब अगर उनके चेक करने पर अगर वो एग्जामिन करते हैं, ठीक है, ऐसे किसी ऑर्डर को, और अगर उन्हें लगता है कि अल्ट्रा वायर्स हैं, दैट मीन्स दे आर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस, तो वो उन्हें इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू. ठीक. जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद कादरी जी ने, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है. ठीक. पहला ये है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो उसका भी जुडिशियल रिव्यू. ठीक है, उसका है जुडिशियल. उसके बाद है सेकंड, जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर. ठीक है, पार्लियामेंट का कोई लेजिस्लेशन हुआ, स्टेट लेजिस्लेचर का कोई लेजिस्लेशन हुआ या कोई सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन हुआ, उसका भी जुडिशियल रिव्यू कर सकती है कोर्ट. ओके. तीसरा केस ये हुआ कि मान लो यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हो तो उसको भी जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है. ठीक है. अब देखो, सुप्रीम कोर्ट यूज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन वेरियस केसेस. कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जुडिशियल रिव्यू के पावर का यूज़ किया है. जैसे गोलकनाथ केस हो गया 1967 में, बैंक नेशनलाइजेशन केस 1970 में, प्राइवेट पर्स एबोलिशन केस 1970 में, केशवानंद भारती केस 1973 एंड मिनर्वा मिल्स केस 1980. ओके. और भी कई सारे हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जुडिशियल रिव्यू के पावर का यूज़ किया है. ठीक है. 2015 में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने इसी पावर का यूज़ करके 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 जो हुआ था, ठीक, जिसने कहीं ना कहीं NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशंस भी मतलब सेटअप हुआ था 2014 में. तो ये 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 एंड नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2014 को भी इसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था बाय यूजिंग देयर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. ठीक है. अब 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 क्या था, ठीक, जो कहीं ना कहीं जुडिशरी के अपॉइंटमेंट से लेके मैटर से डील करता था. उसके हिसाब से NJS इस्टेब्लिश हुआ था कि NJS अब क्या करेगी, वो जुडिशरी में अपॉइंटमेंट करेगी. ठीक. तो जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जुडिशियल इंडिपेंडेंसी है वो एक बेसिक फीचर है. ठीक है, और आप इस बेसिक फीचर को वायलेट नहीं कर सकते. तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जुडिशियल रिव्यू के पावर का यूज़ करते हुए इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था. हालांकि जो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं जो इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू चेंज हुए थे वो अभी भी कॉन्स्टिट्यूशंस में हैं, टोटली रिपील नहीं हुए हैं. ठीक है.
अब इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो जुडिशियल रिव्यू क्या करता है, वो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रिंसिपल को अपहोल्ड करता है। पहली बात, फेडरल इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखता है, जैसे जो पावर का बैलेंस है ना बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, उसको मेंटेन रखने में हेल्प करता है। फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है ऑफ सिटीजन्स। देखो बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये पॉइंट भी किया है, ठीक है, कि जो सिग्निफिकेंस है जुडिशियल रिव्यू का हमारी कंट्री में वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ ऑब्जर्वेशंस इस जुडिशियल रिव्यू से लेके मैटर पे सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, जैसे इन इंडिया इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज सुप्रीम एंड द दैट इज स्टेच्यू लॉ टू बी वैलिड मस्ट बी कन्फॉर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट। जुडिशरी क्या कहती है कि हमारी जो कंट्री है ना, हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ठीक है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। इसलिए अगर कोई भी लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट होता है, भले वो सेंटर का हो स्टेट का हो, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ कंफर्म करना चाहिए, मतलब उसे कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि जो लॉ बनाए गए हैं, जो लेजिस्लेशन हुए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, तो इसे डिसाइड करेगी जुडिशरी, ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ये कि आवर कॉन्स्टिट्यूशंस कंटेन एक्सप्रेस प्रोविजंस फॉर जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेशन एज टू इट्स कॉन्फॉर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशंस। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस में ना जुडिशियल रिव्यू को लेके बेसिकली एक्सप्रेस प्रोविजंस, मतलब कि प्रोविजंस दिए हुए हैं, काफ़ी फ्रीली एक्सप्रेस किए गए हैं, ठीक है, ताकि जो लेजिस्लेशन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एक्ट कर रही है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ कहीं ना कहीं कॉन्फॉर्मिटी में हो, अकॉर्डिंग हो कॉन्स्टिट्यूशंस के। ये फंडामेंटल राइट्स के केस में और सही फिट बैठता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट के केस में जो कोर्ट है उसको कहीं ना कहीं फाइनल फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है फंडामेंटल राइट्स के केस में और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। एज लॉन्ग एज सम फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट एंड आर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब तक कुछ फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्ट करेंगे सोसाइटी में और वो कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट रहेंगे, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज आल्सो टू बी एक्सरसाइज्ड विद द व्यू टू सी दैट गारंटी अफोर्डेड बाय दिस राइट आर नॉट कंट्रीब्यूट। तब तक जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन भी है, तब तक वो जुडिशियल रिव्यू की पावर भी रहेगी, ताकि जो ये फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशंस उसको प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व किया जा सके, ठीक है। कोई भी लेजिस्लेशन ऐसा ना हो जो इन फंडामेंटल राइट्स को कंट्रावीन करे, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या हमें ऐड किया गया है, हम देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लेक्स। हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे सुप्रीम लॉ है, परमानेंट लॉ ऑफ द लैंड है, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट की कोई भी ब्रांच जो है उससे इससे ऊपर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है, ठीक है। हर एक ऑर्गन्स गवर्नमेंट की, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो या जुडिशरी हो, वो अपनी अथॉरिटी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव करती है, ठीक है। इसीलिए वो कोई भी काम करे तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी में रह के करे, ठीक है। नो वन हाउएवर highly placed and no authority however lofty can claim that it shall be sole judge of the extent of its power under the constitution। इसीलिए कोई भी इंडिया में कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है, ठीक है, जो सोली क्लेम कर सके, मतलब खुद ही डिसाइड कर सके कि जो उनको पावर दी गई है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशंस वो उनके अंदर काम कर रहे हैं। इसका जिम्मा किस पे है? इसका जिम्मा है जुडिशरी पे, ठीक है। नो वन हाउएवर हाईली प्लेस्ड एंड नो अथॉरिटी हाउएवर सो लॉफ्टी, कोई भी अथॉरिटी इतनी ऊपर नहीं है, कैन क्लेम दैट इट शैल बी सोल जज, जो क्लेम कर सके कि वो अकेली खुद के एक्शंस को, ठीक है, जज ऑफ द एक्सटेंट ऑफ इट्स पावर, वो खुद के पावर्स का अकेली जज है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और वेदर इट्स एक्शन इज विद इन कन्फाइन ऑफ सच पावर लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर जो उसका पावर है वो उसी के अंडर काम कर रही है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, कोई अथॉरिटी खुद में जज नहीं कर सकती। दिस कोर्ट इज अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए जो फाइनल इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन है? ये कोर्ट है, ठीक है। एंड दिस कोर्ट इज असाइंड द डेलिकेट टास्क ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट इज द पावर कन्फर्ड ऑन ईच ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। इसीलिए ये जो कोर्ट है
उसको ये काम दिया गया है कि वो डिटरमाइन करे, ठीक, कि जो गवर्नमेंट की डिफरेंट ब्रांचेस हैं वो उस पावर के अंदर काम कर रही हैं जो कॉन्स्टिट्यूशंस ने दिया है या नहीं, ठीक है। वेदर इट इज़ लिमिटेड, क्या वो पावर लिमिटेड है, एंड इफ सो व्हाट आर द लिमिट्स, अगर वो पावर लिमिटेड दी गई है कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा तो कितनी लिमिट में है, एंड वेदर एनी एक्शन ऑफ दैट ब्रांच ट्रांसग्रेस सच लिमिट्स, या फिर जो उस ब्रांच मतलब जो ब्रांच है गवर्नमेंट की वो ऐसा तो नहीं कि उस जो लिमिट असाइन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उसको उससे बाहर निकल जा रही है, ठीक है, उससे ऊपर उठ के काम कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ द फंक्शन ऑफ द जजेस में देयर ड्यूटी टू प्रोनाउंस अपॉन द वैलिडिटी ऑफ लॉ, इसीलिए इट इज मतलब ये फंक्शन है जजेस का, ठीक है, और ये उनकी ड्यूटी भी है कि वो इन लॉस की वैलिडिटी को इंश्योर करें। इफ द कोर्ट्स आर टोटली डिप्राइव ऑफ दैट पावर, अगर कोर्ट्स को उसके जुडिशियल रिव्यू के पावर से डिप्राइव कर दिया जाए तो फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड ऑन द पीपल विल बिकम अ मेयर एडॉर्नमेंट, तो जो फंडामेंटल राइट्स लोगों को दिए गए हैं वो बेसिकली बस एक दिखावटी की चीज़ें रह जाएंगी, ठीक, क्योंकि राइट विदाउट रेमिडीज आर एज ए रिट इन वाटर, मतलब किसी को राइट दे दिया और उस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए इफेक्टिव मैकेनिज्म ना बनाए तो एक वैसे ही है जैसे रिट है वाटर में, मतलब वैल्यूहीन है, ठीक है। एक कंट्रोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन विल देन बिकम अनकंट्रोल्ड, एक कंट्रोल तब एक जो कंट्रोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन से वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, ठीक। The judge of Supreme Court have been entrusted with the task of upholding the constitutions and to this end have been conferred the power to interpret it, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ठीक है, उनको ये पावर दी गई है कि वो कॉन्स्टिट्यूशंस के थ्रू उनको ये टास्क असाइन किया गया है, ठीक, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करें, ठीक है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने के लिए उन्हें जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट्स के उनको एज अ इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है, एज अ इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया, ठीक है। इट इज़ दे हु हैव टू इंश्योर दैट द बैलेंस ऑफ पावर इनवाइसेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस इज मेंटेन, ठीक है, ये उनकी ड्यूटी है, ठीक, कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस के थ्रू पावर दी गई है वो मेंटेन रहे, एंड दे द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव डू नॉट इन इसी, और जो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर है वो अपने फंक्शन को परफॉर्म करते टाइम ऐसा ना हो कि जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस दी रखी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के थ्रू उसको वो पार कर जाती है, मतलब आप अपनी बाउंड्री से नहीं निकल सकते। द फाउंडिंग फादर वेरी वाइसली देयरफॉर इनकॉर्पोरेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ द प्रोविजन ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, इसीलिए जो फाउंडिंग फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशंस के उन्होंने बहुत ही चालाकी से जो जुडिशियल रिव्यू का प्रोविज़न है उसको कॉन्स्टिट्यूशंस में रखा है ताकि इससे फेडरलिज्म मेंटेन रह सके कि भाई देखो सेंटर एंड स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशंस के थ्रू कुछ पावर असाइन की गई हैं, ठीक है, आप एक दूसरे के पावर में इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक, दैट्स वाई कोर्ट कैन यूज द जुडिशियल रिव्यू टू मेंटेन बैलेंस ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं सिटीजन्स के वो प्रोटेक्ट किया जा सकें जुडिशियल रिव्यू को यूज़ करके, फंडामेंटल फ्रीडम्स गारंटी टू द सिटीजन्स एंड टू अफोर्ड द यूजफुल वेपन्स ऑफ, जो फंडामेंटल राइट फ्रीडम गारंटी दी गई है सिटीजन्स को, ठीक है, उसे प्रोटेक्ट किया जा सके, और ये जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है एक यूजफुल वेपन्स की तरह हमेशा अवेलेबल रहे, ठीक है, ताकि इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फंडामेंटल फ्रीडम को इंश्योर किया जा सके एंड एक हेल्थी नेशनलिज्म को क्रिएट किया जा सके। द फंक्शन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन इटसेल्फ, ठीक है, जो जुडिशियल रिव्यू का फंक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल के इंटरप्रिटेशन का ही पार्ट है, ठीक। इट एडजस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन टू मीट न्यू कंडीशंस, ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशंस को टाइम टू टाइम जो उसमें चीज़ें हैं उनमें उनको एडजस्ट करते रहता है ताकि जो चेंजिंग नीड्स एंड डिमांड ऑफ द टाइम है उसको फुलफिल किया जा सके। कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के पावर का यूज़ करके अगर मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशंस में कोई प्रोविजंस हैं जो समय के साथ फेडेड पड़ गए हैं, मतलब समय के साथ उनकी इंपॉर्टेंस उतना नहीं रही, तो कोर्ट ऑफकोर्स अपने जुडिशियल रिव्यू का पावर करके, ठीक है, उनमें चेंजेस ला सकता है ताकि वो समय की डिमांड्स को मैच कर सके, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर जुडिशियल रिव्यू, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस कहाँ हैं जो जुडिशियल रिव्यू वाले हैं।
How the phrase judicial review has nowhere been used in the constitution. जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो ये जो टर्म है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है, बट कुछ प्रोविजन हैं, बहुत सारे कह सकते हैं प्रोविजंस हैं, जो कहीं ना कहीं एक्सप्लिसिटली जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक, जैसे आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि वो सारे ला जो इनकंसिस्टेंट हैं या फिर डेरोगेशन में है फंडामेंटल राइट्स के, उन्हें जो कोर्ट है नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट ऑल द लॉ दैट आर इनकंसिस्टेंट आर इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शैल बी नल एंड वॉइड। ठीक, आर्टिकल 32 को देखें अगर हम, तो ये कहता है, ये गारंटी करता है कि द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर आर रिट्स फॉर दैट पर्पस। आर्टिकल 32 गारंटी करता है सिटीजन्स को, ठीक, कि आपके अगर जो फंडामेंटल राइट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं अंडर पार्ट 3, अगर वो वायलेट होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। ठीक, और सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी बनती है, सुप्रीम कोर्ट को एक पावर भी दी गई है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो डायरेक्शन या फिर ऑर्डर या फिर रिट्स यूज़ कर सकती है। ठीक है, आर्टिकल 131 की बात करें तो आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुडिक्शन है जो सुप्रीम कोर्ट को उसको दिखाती है, जैसे कि सेंट्रल स्टेट एंड इंटर स्टेट डिस्प्यूट हो गई, इसमें सुप्रीम कोर्ट्स के पास ओरिजिनल जुडिक्शन है, हम ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, ये भी जुडिशियल रिव्यू को कहीं ना कहीं इंश्योर करती है। आर्टिकल 132 की बात करें, अपीलेट जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास इन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जुडिशियल रिव्यू के पावर को शो करती है। आर्टिकल 133 अपीलेट जुडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स इन सिविल केसेस। आर्टिकल 134 अपीलेट जुडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन क्रिमिनल केसेस। ये सारी चीज़ें हम ऊपर पढ़ चुके हैं डिटेल में। ठीक है, आर्टिकल 134A डील्स विद द सर्टिफिकेट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम हाई कोर्ट्स। हमने पढ़ा था ना कि कुछ सिविल एंड जो क्रिमिनल केसेस हैं जो अपीलेट जुडिक्शंस है सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो बट उसके लिए हाई कोर्ट को पहले सर्टिफाई करना पड़ता है। ठीक है, कि हाँ ये इसमें लॉ एंड फैक्ट के क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं, या हाँ इसमें वो मैटर हैं जो सुप्रीम कोर्ट्स के लायक हैं, तो वो सर्टिफिकेट ऑफ अपील जो है वो हाई कोर्ट इशू करती है। तो ये भी कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू के पावर को शो करता है। आर्टिकल 135 की बात करें, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि एक्सरसाइज द जुडिक्शंस एंड पावर ऑफ फेडरल कोर्ट अंडर एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, मान लो जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कोई लॉ बनाए गए हैं, तो उन मैटर पे जो सुप्रीम कोर्ट है एज ए फेडरल कोर्ट की तरह पावर एंजॉय कर सकती है। आर्टिकल 135 दिस इज आल्सो गिव द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू द सुप्रीम कोर्ट्स। आर्टिकल 136 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट स्पेशल, देखो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील। किसी भी मैटर में सुप्रीम कोर्ट किसी आदमी को अपील की पावर दे सकती है सीधे सुप्रीम कोर्ट्स में, भले ही वो डिसीजन किसी कोर्ट ने दिया हो या ट्रिब्यूनल्स ने दिया हो, एक्सेप्ट मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स एंड कोर्ट मार्शल्स। ओके, आर्टिकल 143 की बात करें तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट्स का ओपिनियन ले सकता है किसी ऐसे मैटर पे जो किसी लॉ एंड फैक्ट पे आधारित हो, या फिर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें मैटर हो जो प्रेसिडेंट चाहता हो कि हाँ इसमें सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ज़रूरी है। ठीक है, अब इसमें कौन पे किस पे डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को कि वो चाहे तो एडवाइस दे, किस पे नहीं है, किस पे मैंडेटरी देना ही होगा, ये सारी चीज़ें हमने ऊपर देखे हैं। ठीक है, तो आप ऊपर जो इससे पहले का जो लेक्चर था वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। आर्टिकल 226 एम्पावर द हाई कोर्ट टू इशू डायरेक्शन और ऑर्डर्स आर। देखो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट्स को ये पावर देता था कि वो किसी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई डायरेक्शन हुआ, ऑर्डर हुआ, रिट्स हुआ, ठीक है, उसको इशू कर सकता है। सेम पावर दी गई है अंडर आर्टिकल 226 टू हाई कोर्ट्स। आर्टिकल 227 बेस्ट इन हाई कोर्ट द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल विद इन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटोरियल जुरिसडिक्शंस। आर्टिकल 227 हाई कोर्ट्स की पावर देती है कि जितने भी सबॉर्डिनेट कोर्ट हैं और उसके टेरिटोरियल जुरिसडिक्शंस में आते हैं, वहाँ से अपील की पावर है कि उन सारे कोर्ट के ऊपर कहीं ना कहीं जो हाई कोर्ट्स है वो सुपरिटेंडेंस मतलब एक ऑब्जर्वेशन बनाए रखेगा उस पर। ठीक है, एक्सेप्ट मिलिट्री और ट्रिब्यूनल्स, मिलिट्री और ट्रिब्यूनल्स को छोड़ के। ठीक,
आर्टिकल 245 डील विद द टेरिटोरियल एक्सटेंस ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। आर्टिकल 245 है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी उसका टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या होगा, जो स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी उसका टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या होगा, ठीक है। ये आर्टिकल 245 के अंदर आता है। ये भी कहीं ना कहीं जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है कि अगर आप पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर अपने टेरिटोरियल एक्सटेंट से की बाउंड्री को क्रॉस करता है तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो जुडिशियल रिव्यू की पावर इंजॉय इस केस में यूज कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 246 की बात करें तो ये बेसिकली ये चीज़ को शो करता है कि कौन से सब्जेक्ट मैटर हैं जिन पे पार्लियामेंट लॉ बनाएगी एंड कौन से सब्जेक्ट मैटर हैं जो जिन पे स्टेट लॉ बनाएगी। बेसिकली जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट है उसको कंटेन करता है आर्टिकल 246, ठीक है, इन मैटर से डील करता है। आर्टिकल 251 एंड 254 की बात करें तो ये क्या कहता है कि अगर सेंट्रल लॉ एंड स्टेट लॉ में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा ओवर द स्टेट लॉ, ठीक है, और स्टेट लॉ शैल बी वॉइड। आर्टिकल 372 की बात करें, ठीक, तो आर्टिकल 372 डील विद द कंटिन्यूएंस इन फोर्स ऑफ द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है, जो कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्स में आने से पहले जो लॉ है उसकी कंटिन्यूएंस को लेकर बात करता है, ठीक। अब जुडिशियल रिव्यू का स्कोप क्या है इसकी बात करें, मतलब कितना दायरा है जुडिशियल रिव्यू का। द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैन बी चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट और इन हाई कोर्ट्स ऑन द फॉलोइंग 3 ग्राउंड्स। मान लो कोई लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट हो गया, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो गया, ठीक, तो उसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है कुछ ग्राउंड से। जैसे कि पहला कि ये जो ऑर्डर है, ठीक है, जो लेजिस्लेशन है, ऑर्डर है, वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है इस ग्राउंड पे। दूसरा कि जिस अथॉरिटी ने ये ऑर्डर हुआ, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हुआ, लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट हुआ, जो जिस अथॉरिटी ने इसे पास किए हैं ये उसके स्कोप से बाहर था, इस बेसिस पे भी इसे चैलेंज किया जा सकता है, ठीक। तीसरा है रिपग्नेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से नहीं है। फ्रॉम द अबव इट इज़ क्लियर दैट द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज नैरोअर देन व्हाट एग्जिस्ट इन द यूएसए। अब देखो एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है इंडिया में ना, वो कहीं ना कहीं कम है इन कम्पेयर टू अगर यूएसए की बात करें। यूएसए में जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है जुडिशरी के पास बहुत वाइड है। तो द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्रेसली, देखो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस में जुडिशियल रिव्यू एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, ठीक है, बट उनके पास जो जुडिशियल रिव्यू है, ठीक, वो बहुत ब्रॉडर है इन कम्पेयर टू इंडिया। दिस इज बिकॉज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब वहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ठीक है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है उसे हम जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। देखो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर एक प्रोसेस के थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसका यूज़ करके अगर आप किसी लॉ को बनाते हैं तो लॉ कैसे भी हो उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है कि भले आपने जिस तरीके से किसी लॉ को पास करना चाहिए, बनाना चाहिए, वो आपने सब कुछ फॉलो किया है, बट उसे फिर भी चैलेंज किया जा सकता है इस ग्राउंड पे कि ये कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट पे नहीं है, ठीक है। तो ये होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के बीच में डिफरेंस, ठीक। द डिफरेंस बिटवीन द टू, द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ गिव वाइड स्कोप टू द सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट प्रोटेक्शंस टू द राइट ऑफ इट्स डिसीजंस। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट्स का स्कोप जो होता है थोड़ा ज़्यादा होता है अगर उसको सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने की बात आती है। It can declare law violative of this right by not only substantive ground of being unlawful but also on procedure ground of being unreasonable, ठीक है, कि मतलब अनरीजनेबल प्रोसीजर ग्राउंड पे भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। बेसिकली जो अभी हमने बताया ना आपको कि ड्यू प्रोसेस लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ वही है, ठीक है। आवर सुप्रीम कोर्ट्स वाइल determining the constitutionality of law, however, examine only the substantive question whether the law is within the power of authority consent or not. It is not expected to go into the question of reasonableness. देखो वही बात है ना कि reasonableness के प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के केस में हम नहीं जाते हैं, ठीक है,
हम बस ये देखते हैं कि जिस अथॉरिटी कोई पावर दी गई थी लॉ बनाने में, उसी अथॉरिटी ने अगर बनाया है तो कैसा भी हो, चाहे रीजनेबल हो चाहे नहीं हो, वो ठीक है। ठीक है, तो ये होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिशमेंट लॉ का कॉन्सेप्ट। द एक्सरसाइज ऑफ वाइड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू बाय द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट इज द नेम ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, उनके यहाँ जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है, उसी वजह से जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट्स है, उसका जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है बहुत ही वाइड हो जाता है। कहीं ना कहीं इसी वजह से जो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट्स है, उसे थर्ड चैम्बर ऑफ लेजिस्लेचर भी बोला जाता है। ठीक है, या सुप्रीम लेजिस्लेचर बोला जाता है, या फिर फाइनल आर्बिटर ऑफ सोशल पॉलिसी। ठीक है, दिस अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी इज आल्सो रिकॉग्नाइज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बट टू ए लिमिटेड एक्सटेंट। हमारे यहाँ भी इसे रिकॉग्नाइज किया गया है जुडिशियल रिव्यू की सुप्रीमेसी को, जुडिशियल सुप्रीमेसी को, बट हमारे यहाँ जो एक्सटेंट है इसका बहुत लिमिटेड है। किस वजह से? प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के कॉन्सेप्ट की वजह से हमारे यहाँ लिमिटेड हो जाता है इसका स्कोप। नॉट टू बी फुली फॉलो द ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, ना ही हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट पूरी तरह से सुप्रीम से जैसे ब्रिटेन में होती है। तो हमारा कहीं ना कहीं एक अमलगेमेशन है जो अमेरिका का जुडिशियल सुप्रीमेसी है एंड जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है। हम कहीं ना कहीं दोनों की एक सिंथेसिस, दोनों का एक मिक्सचर है। देयर आर मेनी लिमिटेशन ऑन द सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इन आवर कंट्री। हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट की सोवरेनिटी है उस पर बहुत सारे लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन है, मतलब ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट अपने तरीके से उसे इंटरप्रेट कर सकती है, समय समय से बदल सकती है। हमारे यहाँ ऑलरेडी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, हमारे यहाँ फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, भाई पावर का डिवीजन है। अगर एक दूसरे के पावर में इंटरफेयर करते हैं तो उसे जुडिशियल रिव्यू के थ्रू चैलेंज किया जा सकता है। ठीक, फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है जो कहीं ना कहीं जो पावर है पार्लियामेंट की उसको फर्दर लिमिट कर देता है। इन इफेक्ट व्हाट एक्सरसाइज इन इंडिया इज सिंथेसिस ऑफ बोथ। ठीक है, हमने वही बात की कि कहीं ना कहीं जो सिंथेसिस है अमेरिका की जुडिशियल सुप्रीमेसी का एंड ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का, उन दोनों का सिंथेसिस है हमारा पार्लियामेंट। ठीक है, अब देखो जुडिशियल रिव्यू ऑफ द 9th शेड्यूल की बात करें, आर्टिकल 31B आपको याद होगा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू ऐड किया गया था 9th शेड्यूल के साथ। ठीक है, आर्टिकल 31B सेव द एक्ट एंड रेगुलेशंस इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल। आर्टिकल 31B कहीं ना कहीं ये पावर देता है कि जो एक्ट एंड रेगुलेशन 9th शेड्यूल में ऐड कर दिए जाएंगे उन्हें चैलेंज नहीं किया जाएगा किसी भी ग्राउंड पे कि जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। मतलब आर्टिकल 31B का सिर्फ यही कहता है कि जो भी सब्जेक्ट मैटर 9 शेड्यूल्स के अंदर ऐड कर दिए जाएंगे, जो कोई भी लॉ या रेगुलेशन बना के उसे 9 शेड्यूल के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, तो उसे इस ग्राउंड पे चैलेंज या इनवैलिडेट नहीं किया जाएगा कि वो फंडामेंटल राइट्स को कंट्रावीन कर रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 31B अलॉन्ग विद द 9th शेड्यूल वाज एडेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। जो आर्टिकल 31B हो गया एंड 9th शेड्यूल हो गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशंस में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ओरिजिनली बात करें 1951 में 9th शेड्यूल में केवल 13 एक्ट एंड रेगुलेशन थे, बट प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो लगभग 282 सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, अब देखो जो इसमें प्रोविजंस है ना, ऑफ दिस द एक्ट एंड रेगुलेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डील विथ लैंड रिफॉर्म। जो लैंड रिफॉर्म्स हो गया, एवोल्यूशंस ऑफ जिम्मेदारी सिस्टम हो गया, ठीक है, एंड जो कुछ अदर मैटर हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक, हाउएवर इन केशवानंद भारती केस 90, देखो केशवानंद भारती केस हम पहले पढ़ चुके हैं कि केशवानंद भारती केस में ये डिसीजन दिया गया था, ठीक, कि कोई भी ऐसा नहीं कि आप किसी भी लॉ को बना के उसको 9 शेड्यूल्स के अंदर ऐड कर दें फिर उसे चैलेंज ही नहीं किया जा सके। केशवानंद भारती केस ने एक लिमिटेशन लगाई थी इस पर कि वो सारे एक्ट एंड रेगुलेशंस जो इस केस से मतलब 1973 से पहले 9 शेड्यूल में ऐड हुए हैं उनको छोड़ के उनके बाद जो कोई भी 9 शेड्यूल के अंदर ऐड होंगे उनको चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, कि वो बेसिक फीचर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट कर रहे हैं इस ग्राउंड पे। दिस वाज लेटर क्लेरिफाइड बाय द कोर्ट इन वोमन राव केस 1980 में दोबारा जो कोर्ट है उसने क्लैरिफाई किया था इसी प्रोविज़न को। ठीक है, कि वो सारे प्रोविजंस एक्ट एंड रेगुलेशंस जो 9 शेड्यूल में 24 अप्रैल 1973 जिस दिन केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया उसके बाद अगर जो कोई भी प्रोविज़न ऐड होते हैं उनको जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड कि दैट दे आर वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है,
उसके बाद IR कोहलो केस होता है 2007 में, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपना जो ऊपर का व्यू था वामन राव केस में दोबारा रीअफर्म किया। ठीक है, इस जजमेंट में, इस केस में कोर्ट ने रूल दिया कि आप किसी भी लॉ को ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, कि अंधाधुंध आप किसी लॉ को बचा नहीं सकते हैं जुडिशियल रिव्यू से। ठीक है, भले ही आपने उसे 9th शेड्यूल में ऐड क्यों ना किया हो। इट हेल्ड दैट जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कुड नॉट बी टेकन अवे पुटिंग द लॉ अंडर द 9th शेड्यूल। इसी IR कोहलो केस में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि देखो भैया, जो जुडिशियल रिव्यू है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशंस का बेसिक फीचर है। ठीक है, इसीलिए आप किसी भी लॉ या रेगुलेशन को 9 शेड्यूल्स के अंदर एक्ट करके उसके जुडिशियल रिव्यू से इम्यून नहीं बना सकते हैं। इट सेड दैट लॉ प्लेस्ड अंडर द 9th शेड्यूल आफ्टर 20, फिर दोबारा वही बात कही कि जो लॉ आफ्टर 24 अप्रैल 1973 ऐड हुए हैं 9th शेड्यूल में, उनको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में ऑन द बेसिस कि ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 का वायलेशंस कर रहे हैं, या कोई भी जो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशंस का उसका वायलेशंस कर रहे हैं। ठीक है, वाइल डिलीवरिंग द जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट मेड द फॉलोइंग कंक्लूजन। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंक्लूजन भी बनाए दिए। ठीक है, जैसे A law that abrogates or abridges right guaranteed by Part 3 of the Constitution may violate the basic structure doctrine or it may not। देखो, कोई भी एक्ट या रेगुलेशन बनाया गया है अगर है, ठीक है, तो हो सकता है कि वो पार्ट 3 के अंदर, पार्ट 3 जो है उसका वायलेशन कर रहा हो। ठीक है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर का भी वायलेशन कर रहा हो सकता है कि वो पार्ट 3 में किसी फंडामेंटल राइट्स को जो दिया गया है उसको एब्रोगेट या अब्रिज कर रहा हो, बट हो सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट ना कर रहा हो। इफ द फॉर्मर इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉ वेदर बाई एनी अमेंडमेंट ऑफ द आर्टिकल ऑफ पार्ट 3 or by any instance in 9th schedule, such law will have to be invalidated in exercise of judicial review power of the court। ठीक है, मान लो आपने कोई लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट किया, ठीक है, वो पार्ट 3 का वायलेशंस कर रहा है फंडामेंटल राइट्स का, बट वो बेसिक फीचर्स का वायलेशन नहीं कर रहा है, तब तो ठीक है, ठीक है, चल जाएगा काम। बट अगर वो पार्ट 3 का वायलेशन कर रहा है और पार्ट 3 में वायलेशन होने की वजह से बेसिक फीचर जो है वो भी वायलेट हो रहा है, तब उसे सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेट कर देगी, भले ही आपने उसे 9th शेड्यूल में ऐड कर रखा है या नहीं। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द 9th शेड्यूल ऑन द टचस्टोन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कैन बी एडजस्ट बाय अप्लाइंग डायरेक्ट इम्पैक्ट एंड इफेक्ट टेस्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो होगी, आपने जो लॉ को 9th शेड्यूल के अंदर रखा है वो कितना हद तक बेसिक स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट कर रहा है, उसी बेसिस पे उसे जज किया जाएगा। राइट टेस्ट, इम्पैक्ट एंड इफेक्ट टेस्ट। राइट टेस्ट विच मीन्स, देखो, राइट टेस्ट विच मीन्स द फॉर्म ऑफ एन अमेंडमेंट इज नॉट अ रिलेवेंट फैक्टर बट द कॉन्सिक्वेंसेज देयर ऑफ वुड बी द डिटरमाइन। देखो, आपने किस तरह से अमेंडमेंट किया वो मैटर नहीं करता, राइट टेस्ट का ये मतलब हुआ। ठीक है, विच मीन्स द फॉर्म ऑफ एन अमेंडमेंट इज नॉट द रिलेवेंट फैक्टर, किस फॉर्म में आपने अमेंडमेंट किया है, मतलब आपने फंडामेंटल राइट्स का अमेंडमेंट किया है। ठीक, जैसे मान लो फंडामेंटल राइट्स का आपने अमेंडमेंट किया, ठीक, बट अगर उसने आपके बेसिक फीचर को इम्पैक्ट नहीं किया तब तो वो वैलिड है। ठीक, बट अगर उसने, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ कि उसने बेसिक फीचर को वायलेट किया, तब उसे कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। यही हुआ राइट टेस्ट का मतलब। ठीक है, कि मतलब अमेंडमेंट इज नॉट द रिलेवेंट फैक्टर्स, आपने फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया कि नहीं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपने जो अमेंड किया उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, कि कहीं उस अमेंडमेंट ने बेसिक फीचर को वायलेट किया कि नहीं किया। अगर वायलेट किया तो नल एंड वॉइड होगा, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं। यही हुआ राइट टेस्ट का मतलब। ठीक है, डायरेक्ट इम्पैक्ट एंड इफेक्ट टेस्ट। ठीक, ये ध्यान रखेंगे आप। द मेजोरिटी जजमेंट इन द केशवानंद भारती केस रीड विद द इंदिरा गांधी केस। जो मेजोरिटी जजमेंट है ना केशवानंद भारती केस में, उसे इंदिरा गांधी केस के साथ पढ़ा गया। द वैलिडिटी ऑफ ईच न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू बी जज ऑन इट्स मेरिट। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो उसको उसके मेरिट के आधार पर जज किया जाएगा। द एक्चुअल इफेक्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ द लॉ ऑन द राइट गारंटीड अंडर पार्ट 3 हैज़ टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिटरमाइनिंग वेदर और नॉट इट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, आपने कोई अमेंडमेंट किया अंडर पार्ट 3, वो इस बेसिस पे जज किया जाएगा कि उसका एक्चुअल इफेक्ट एंड इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक है, पार्ट 3 पे। ठीक, क्या वो बेसिक फीचर को आपके डिस्ट्रॉय कर रहा है कि नहीं। ठीक,
तो उसी के लिए जो इम्पैक्ट टेस्ट है बहुत यूज़फुल है, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे आप। ऑल अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशंस मेड ऑन आफ्टर 24 अप्रैल 1973 by which the ninth schedule is amended by inclusion of various law therein shall have to be tested on the touchstone of the basic or essential feature of the constitutions as reflected in Article 21, read with Article 14, 19 and the principle underlying, ठीक है। 24 अप्रैल 1973 के बाद आपने कोई भी मैटर जो ऐड किए हैं 9th शेड्यूल में, ठीक है, उसको इस बेसिस पे जज किया जाएगा कि वो किस हद तक आपके बेसिक फीचर या एसेंशियल फीचर को वायलेट कर रहा है, ठीक है। वो बेसिक फीचर एंड एसेंशियल फीचर्स जो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है अंडर आर्टिकल 21, ठीक। और आर्टिकल 21 को जब हम आर्टिकल 14 एंड 19 के साथ पढ़ते हैं तब, ठीक है। To put it differently, even though an act is put in the 9th schedule by the constitutional amendment, its provision would be open to attack on the ground that they are destroy and damage the basic structure if the fundamental rights are right taken away or abrogate pertain to basic structure। अभी हमने जो वही बात की थी ना कि आपने कोई कॉन्स्टिट्यूशन, बस आपको यहाँ से एक ही कंक्लूजन निकालना है कि मान लो अगर पार्लियामेंट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है, वो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है, बट फंडामेंटल राइट्स में देखो, फंडामेंटल राइट्स में कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो बेसिक फीचर डिक्लेयर किए गए हैं, जैसे 14 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया, ठीक है, ठीक। इसमें अगर आर्टिकल 21 को आर्टिकल 14, 19 के साथ पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ा बेटर रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसने इस बेसिक फीचर को वायलेट नहीं किया तब तो ठीक है, बट अगर उसने पार्ट 3 में अमेंडमेंट किया, ठीक, फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट किया, बट उसने बेसिक फीचर को भी इम्पैक्ट किया, ठीक, तो आप उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। यही बात की गई है कि कोई भी 9th शेड्यूल में अमेंडमेंट जो 24 अप्रैल 1973 के बाद हुआ है, उसको इसी इम्पैक्ट टेस्ट के थ्रू डिटरमाइन किया जाएगा, इफेक्ट एंड इम्पैक्ट टेस्ट, ठीक है। इफेक्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ द लॉ, उस लॉ का इफेक्ट एंड इम्पैक्ट क्या होता है, बस यही ध्यान रखना आपको, ठीक है। Justifications for conferring protection, not blanket protection, on the law including the 9 schedules by the constitutional amendments shall be a matter of constitutional adjudications by examining the nature and extent of infraction of the fundamental right by statute sought to be constitutionally protected and on the touchstone of the basic structure doctrine as reflected in the Article 21, read with 1419 application by application the right test and the essence of the right test taking by सिंथेटिक व्यू ऑफ द आर्टिकल पार्ट 3 एज हेल्ड इन इंदिरा गांधी केस, ठीक है। जो हमने बात कही वही चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक। बस अब आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इफ द वैलिडिटी ऑफ द 9th शेड्यूल लॉ हैज़ ऑलरेडी बीन अपहेल्ड इन द बाय दिस कोर्ट्स, अगर मान लो कि कोर्ट्स ने ऑलरेडी अपहेल्ड कर दिया कि हाँ जो 9th शेड्यूल में जो लॉ ऐड हुआ वो सही है, ठीक है, इट नॉट वुड बी ओपन टू चैलेंज सच लॉ अगेन ऑन द प्रिंसिपल डिक्लेयर्ड बाय दिस जजमेंट, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल इस जजमेंट के थ्रू डिक्लेयर किए गए हैं उस बेसिस पे इसे दोबारा चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन इफ ए लॉ held to be violative of any right part 3 is subsequent incorporated in 9th schedule after 24th April 1973, such a violation infraction shall be open to challenge on the ground that it destroyed damaged basic feature of the indicated in Article 21 reads with, देखो कुछ बेसिक फीचर है ना जिनका इंडिकेशन हमें तब मिलता है जब वो आर्टिकल 21 को हम पढ़ते हैं, साथ ही साथ आर्टिकल 14 एंड 19 को, इन तीनों को एक साथ पढ़ते हैं तो हमें बेसिक फीचर का पता चलता है, ठीक है। कुछ तो अगर कोई लॉ ऐड हुआ है आफ्टर 24 अप्रैल 1973 में 9th शेड्यूल में, ठीक है, वो पार्ट 3 को अमेंड करता है और जो ये बेसिक फीचर हमें पता चलता है आर्टिकल 21 को जब हम 14 19 के साथ पढ़ते हैं, इनका अगर वायलेशन कर रहा है तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा कोर्ट से। बस यही इसका एसेंस है। लगभग 4-5 बार मैंने आपसे इस बारे में बात कर ली, यही इसमें लिखा हुआ, एक ही बात घुमा घुमा के लिखी हुई है, ठीक है। तो बस यही ध्यान रखना आपको। एक्शन टेकन एंड ट्रांजेक्शन फाइनलाइज इज अ रिजल्ट ऑफ इम्पैक्ट एक्ट शैल नॉट बी ओपन टू चैलेंज, ठीक। अब देखो नंबर ऑफ एक्ट एंड रेगुलेशन इंक्लूडेड इन 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में कौन कौन से एक्ट एंड रेगुलेशंस इनकॉर्पोरेट किए गए इसको देखते हैं। देखो वो सारे एक्ट जो बिफोर अप्रैल 24 1973, हाँ ठीक है,
जो बिफोर 24 अप्रैल 1973 से पहले ऐड हुए हमारे 9 शेड्यूल में, ठीक है। उसकी अगर हम बात करें, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 लगभग 13 मैटर 13 एक्ट को 19 शेड्यूल के अंदर ऐड करता है, 9 शेड्यूल के अंदर ऐड करता है 1 to 13 मैटर, ठीक। फोर्थ अमेंडमेंट होता है 1955 में, जो लगभग 7 मैटर्स को 9 शेड्यूल्स, लगभग 7 एक्ट एंड रेगुलेशन को 9 शेड्यूल के अंदर रखता है 14 to 20, ठीक। सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट 1964 में होता है, लगभग 44 मैटर को एक्ट एंड रेगुलेशन, मैटर के एक्ट एंड रेगुलेशंस को 9 शेड्यूल के अंदर रखता है, ठीक। 21 to 64। 29 शेड्यूल अमेंडमेंट 1972 की बात करें, 2 मैटर को 65 to 66 को 9 शेड्यूल के अंदर रखता है, ठीक है। तो ये हो गए 66 मैटर। अब उसके बाद जितने भी मैटर ऐड होते हैं वो अप्रैल 24, 1973 के बाद होते हैं। जैसे 34th अमेंडमेंट 1974 आता है, जो लगभग 20 मैटर 67 to 86 लॉ एंड एक्ट एंड रेगुलेशंस को 9 शेड्यूल के अंदर ऐड करता है। 39th अमेंडमेंट 1975 आता है, लगभग 38 मैटर को, ठीक है, 38 एक्ट एंड रेगुलेशंस को 87 to 124 को 9 शेड्यूल के अंदर प्लेस करता है। उसके बाद 40th अमेंडमेंट 1976 आता है, 64 मैटर को आर्टिकल 125 जो एक्ट एंड रेगुलेशन है, एंट्री 125 to 188 इतने मैटर को, 64 मैटर को 9 शेड्यूल के अंदर रखता है। उसके बाद आता है फोर्थ अमेंडमेंट, 14 मैटर्स को रखता है। 66 अमेंडमेंट 55 मैटर्स को रखता है। 76 अमेंडमेंट 1 मैटर को रखता है, टोटल एंट्री 257A हो जाती है। 78th अमेंडमेंट 27 मैटर को रखता है, ठीक है, जो एंट्री 284 हो जाती है। अब देखो एंट्री 87, 92 एंड 133 हटा दी गई हैं 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू, ठीक है। 3 एंट्री को हटा दिया गया है, इसीलिए जो ओरिजिनल नंबर इसमें मेंशन है उतने नहीं हैं, थोड़े से कम हो गए हैं, ठीक है। तो बस ये आपको ध्यान रखने हैं। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम जुडिशियल एक्टिविज़म, अगर हम देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट मैटर होंगे जुडिशियल एक्टिविज़म के अंदर तो हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अदरवाइज हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 29। लेट्स सी व्हाट इज द चैप्टर नंबर 29। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे हम देखेंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं हम।